हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो अंतर है उसी को स्पष्ट कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आप लोगों ने कक्षा 9th में ये जान चुका होगा कि जो जाइलम और जो फ्लोएम है ये क्या कहलाते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने जान चुका होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाने होंगे तो मैं आप सभी को बता दूं कि जाइलम और जो फ्लोएम है ये दोनों एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो पेड़ पौधों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है यह कोशिकाओं और ऊतकों की सहायता से मिलकर बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों का जो शरीर होता है वो भी इनके कोशिकाओं और इनके ऊतकों की सहायता से मिलकर बना हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनके भी शरीर में कोशिकाएं होती हैं, उनके भी शरीर में ऊतक होते हैं और इनके कोशिकाओं और इनके ऊतकों की सहायता से ही पेड़ पौधों का जो अंग है, जैसे कि शाखा हो गया, इनके जड़ हो गए, इनके पत्ती हो गए, इनके तना हो गए, इन सभी का निर्माण होता है, जैसे हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे कि सभी जीव प्राणियों को जीने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है, सांस लेने वाले ऑक्सीजन के अतिरिक्त। ठीक है, मतलब ये तो सबको पता है कि जितने सारे सजीव प्राणी हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन गैस के अलावा हमें जीने के लिए भोजन और जल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सांस लेने वाला जो गैस है वो तो हमें प्राकृतिक द्वारा, ईश्वर द्वारा मिल जाता है। लेकिन अगर हमें भोजन और जल ना मिले तो उस स्थिति में हमारी जो शारीरिक वृद्धि होगी वो रुक जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम मर भी सकते हैं। तो दोस्तों, जो मानव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, अर्थात जो प्राणी होते हैं, जो जंतु जगत वाले जो जीव होते हैं, वो भोजन और जल प्राप्त करने के लिए शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं और शारीरिक क्रियाओं द्वारा वो भोजन और जल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या करता है कि वो रसोई घर में जाकर वो भोजन बना लेता है और अपने हाथ की सहायता से वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। अगर पानी पीना हो तो वो दोस्तों कुआं के पास जा सकता है, जल के पास जा सकता है, जैसे कि मान के चलते कल है, कल के पास जा सकता है, नल के पास जा सकता है, वहां से वो जल प्राप्त कर सकता है। उसके पास मुंह भी है जल को ग्रहण करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं पर बात किया जाए पेड़ पौधों का, तो इनके पास ना मुंह होता है और ना ही हाथ होता है, तो फिर ये जो जल है वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे अपने स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, जिस प्रकार से हम सभी सजीव प्राणी अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं। अर्थात हम भोजन के लिए दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं जिससे कि हमें भोजन की प्राप्ति हो सके। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनके पास तो पैर होता ही नहीं है, तो फिर ये अपना स्थान कैसे बदल सकते हैं। जो पेड़ पौधे हैं इनके पास तो कोई हाथ होता ही नहीं है, तो फिर ये भोजन की सामग्रियों को कैसे जुटा सकते हैं। अगर भोजन की सामग्री को जुटा भी लेते हैं तो फिर ये खाएंगे कैसे, क्योंकि इनके पास तो कोई मुंह होता ही नहीं है, जिस प्रकार से हम सभी सजीव प्राणियों के पास मुंह होता है। तो बात यहां पर यह आती है कि जब पेड़ पौधे ना चल सकते हैं, ना ही भोजन के सामग्रियों को अपने हाथों के माध्यम से जुटा सकते हैं और ना ही भोजन को अपने मुंह के माध्यम से खा सकते हैं, तो फिर इन्हें भोजन देता कौन है, फिर इनके सभी भागों में जल पहुंचाता कौन है। तो दोस्तों, यही तो समझना है, यही तो दोस्तों आप लोग को जानना है कि इन्हें भोजन और जो जल है वो प्राप्त होता है जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के द्वारा। तो आप लोग समझना कि यह कैसे प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं ये दोस्तों कहां पर है, तो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं यह होती है मिट्टी के अंदर। और साथ ही दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि मिट्टी के अंदर जो जल है वह संचित रहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब पेड़ पौधों के जड़ें मिट्टी के अंदर आती हैं और मिट्टी में ही जल संचित रहता है, तो दोस्तों पेड़ पौधों को जो जल है वो प्राप्त हो जाता है मिट्टी से। अर्थात मिट्टी में जो जल संचित रहता है, भूमिगत रूप में जो जल संचित रहता है, यह जो जल है यह दोस्तों पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचता है। किसके द्वारा, तो पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा। देखिए यहां पर बताया जा रहा है ना, मान लेते हैं कि हाई मिट्टी है, ऐसा मिट्टी है, ऐसा मिट्टी है और इधर जो है, इधर आंतरिक भागों में जल फैला हुआ है, यहाँ पर जल फैला हुआ है, देखना ध्यान से, इधर ये है जल। ठीक है, ये है जल जो कि दोस्तों मिट्टी में क्या है, यह मिट्टी में दोस्तों मिश्रित है। जो जल मिट्टी में मिश्रित होता है उसमें केवल जल ही नहीं होता है, बल्कि दोस्तों उसमें खनिज लवण भी होते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि कैल्शियम का लवण हो गया, लोहा का लवण हो गया, मान कर चलते हैं यहीं पर फास्फोरस का लवण हो गया, नाइट्रोजन का लवण हो गया, ये सारे
सारे जो लवण होते हैं यह दोस्तों भूमिगत जल में घुले हुए रहते हैं, क्योंकि जो भूमिगत जल होता है वो मिट्टी में रहता है और मिट्टी में दोस्तों अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं और इसीलिए जो जल होता है वह एक लवणशील जल हो जाता है। और इसी लवणशील जल के कारण जो पेड़ पौधे हैं यह दोस्तों जल के साथ खनिज लवण भी प्राप्त कर पाते हैं, जिससे इन्हें दोस्तों पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। किन्हें? तो पेड़ पौधों को। तो देखिए, जब जलों में खनिज लवण मिश्रित हो जाते हैं और ये खनिज लवण युक्त जो जल है जब जड़ों के माध्यम से अवशोषित हो जाते हैं तो दोस्तों इन अवशोषित जलों को पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है जाइलम उत्तक। कौन करता है भैया? तो वो करता है जाइलम उत्तक, क्योंकि जल जो होता है वो पेड़ पौधों के सभी भागों के लिए आवश्यक होता है। अगर जल का दोस्तों विस्तार पेड़ पौधों के सभी भागों में ना हो तो दोस्तों उस स्थिति में पेड़ पौधों के जो भाग होंगे जहां पर जल नहीं जाएगा वो दोस्तों मर जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो दोस्तों सूख जाएंगे। जिस प्रकार से आपके शरीर के सभी अंगों को, सभी भागों को जल और भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों के सभी भागों को, सभी अंगों को जल और भोजन की आवश्यकता होती है। और जाइलम उत्तक में ही ऐसा गुण पाया जाता है कि यह क्या करता है कि पेड़ पौधों के जड़ों में संचित जलों को इनके सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात जाइलम उत्तक की सहायता से ही पेड़ पौधों के सभी भागों तक जो जल है वो पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि पेड़ पौधों के सभी भागों में जल की जो आपूर्ति होती है वो होती है जाइलम उत्तक के कारण। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी भागों को, सभी अंगों को जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं इनके भी सभी भागों को जल की आवश्यकता होती है। यदि किसी भाग को जल ना मिले अर्थात तो वहां तक जल ना पहुंचे तो उस स्थिति में जो भाग होगा पेड़ पौधे वाला वो दोस्तों सूखकर मर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक जल का जो पहुंचना है वो दोस्तों अनिवार्य है। तभी दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप में वृद्धि कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जल में क्या होते हैं कि खनिज लवण घुले हुए रहते हैं मिट्टी के माध्यम से, मैंने बताया ना आप लोग को। और ये जो खनिज लवण है वो क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को पोषक तत्व की प्राप्ति कराते हैं, जिससे कि पेड़ पौधों में जो वृद्धि है वो दोस्तों होती रहती है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ पाया। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल को अपने एक सामग्री के रूप में प्राप्त करते हैं। जब दोस्तों पेड़ पौधों को जल की प्राप्ति होती है तभी दोस्तों इनके प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपादित हो पाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, साथ ही पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो है उपस्थित रहता ही है और जो सूर्य का प्रकाश है वो तो दोस्तों मिल ही जाता है सूर्य के माध्यम से। लेकिन जो जल है वो कैसे प्राप्त होता है? तो जो जल है वो प्राप्त होता है जाइलम उत्तक के द्वारा। क्योंकि दोस्तों आप ये जानते होंगे कि जो भोजन होता है वो केवल और केवल बनता है कहां पर? तो पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें क्लोरोफिल होता है। जिस भाग में पेड़ पौधों के क्लोरोफिल होता है उसी भाग में दोस्तों भोजन बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के जो पत्तियां होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, इसीलिए उसमें ही भोजन तैयार होता है। लेकिन जो भोजन की आवश्यकता होती है वो होती है पेड़ पौधों के संपूर्ण भाग को। तो जो भोजन है वो तैयार हो रहा है कहां पर? तो जो भोजन है वो तैयार हो रहा है पेड़ पौधों की पत्तियों में। लेकिन जो भोजन है वो चाहिए सभी भागों को, मतलब तना को भी चाहिए, शाखा को भी चाहिए, जड़ को भी चाहिए, सभी भागों को ही चाहिए। तो फिर इन सभी भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है भाई? तो सभी भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है फ्लोएम। और साथ ही ये जो भोजन है वो बनता है किसकी सहायता से? तो यह बनता है जल की सहायता से, जिसे पहुंचाने का जो काम है वो करता है जाइलम। क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो होती है मिट्टी के अंदर। तो जब मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों की जड़ें हैं और मिट्टी में दोस्तों जल है तो फिर ये जो जल है वो पत्तियों तक कैसे पहुंच सकता है? पत्ती तो ऊपर रहता है, काफी ऊंचाई पर रहता है, तो वहां तक जो जल है वो कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों वहां तक जो जल है वो पहुंचाने का काम करता है जाइलम। इसीलिए जाइलम को कहा जाता है कि यह जल संवाहक उत्तक है। यदि हम बात करें यहां पर फ्लोएम में तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है यह भोजन संवाहक उत्तक है। दोस्तों आपने ये जाना कि जो भोजन होते हैं यह केवल और केवल पेड़ पौधों की पत्तियों में ही तैयार होते हैं और भोजन की जो आवश्यकता होती है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को ही होती है। तो दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक भोजन पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है फ्लोएम। यानी फ्लोएम की सहायता से ही पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को भोजन की प्राप्ति होती है। आप लोग दोस्तों इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जो खाना होता है वो दोस्तों कहाँ बनता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो खाना है वो बनता है रसोई घर में। तो दोस्तों रसोई घर में जो आपके फैमिली होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो तो नहीं खाते वहां पर जाकर। जो रसोई घर है उसमें केवल खाना बनता है, लेकिन जो खाना है वो वितरित होता है किसके माध्यम से? तो लोगों के माध्यम से। मतलब हो सकता है कोई
कोई नौकर होगा, कोई बेटा होगा, या मान के चलते हैं कोई लड़की होगी या पतो होगी, या हो सकता है कोई बेटी होगी, वो क्या करती होगी कि रसोई घर से खाना निकाल कर अपनी मम्मी को देती होंगी, अपने भैया को देती होंगी, या हो सकता है कोई पत्नी अपने पति को देती होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो खाना पहुंचाने वाली जो काम कर रही है लेडीज, जैसे कि माँ हो सकती है आपको देने वाली खाना, या हो सकता है कि किसी बाप की बेटी हो सकती है, या किसी की पतो हो सकती है, या स्वयं हो सकता है पिता हो सकता है। तो जो भोजन पहुंचाने का जो काम कर रहा है वही तो दोस्तों फ्लोएम है, और जहां पर भोजन बन रहा है वही तो पत्ती है। इसीलिए दोस्तों पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसे कहा जाता है रसोई घर, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, और इसलिए वहीं पर ही भोजन तैयार किए जाते हैं, और वहां से संपूर्ण भागों में जो भोजन का प्रसार है वो होता है फ्लोएम की सहायता से। तो जब रसोई घर के माध्यम से कोई भी अगर व्यक्ति किसी दूसरे को भोजन अगर देता है तो वो दोस्तों एक तरीके का फ्लोएम का कार्य करता है। इस चीज को आप लोगों ने भली बात ये जान चुका होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, या भोज संभाग के ऊतक है, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग इधर, इसकी कोशिकाएं मृत होता है। किसकी कोशिकाएं? तो जाइलम की। दोस्तों जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, इसलिए होती है क्योंकि जाइलम में कोई भी जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक उपस्थित रहते हैं उसे ही जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जाइलम का, तो इसमें ना ही कोशिका द्रव्य होता है और ना ही दोस्तों केंद्रक होता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक ना होने की स्थिति में इस ऊतक दोस्तों मृत ऊतक कहा जाता है। अगर यहीं पर अगर हम लोग बात करें फ्लोएम में, तो इसमें बताया जा रहा है इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। क्यों होती है भाई? क्योंकि फ्लोएम में कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों की उपस्थिति में जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसीलिए जो फ्लोएम वाले ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं यह होती हैं जीवित। अगर हम बात करें जाइलम जैसे ऊतक की कोशिकाओं का, तो दोस्तों जाइलम जैसे ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती है, क्योंकि इसमें कोई भी जीव द्रव्य पाया नहीं जाता है, ठीक है। आप लोग एक चीज और बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो अंतर में, इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है और इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। एक अंतर और भी हो सकता है, लेकिन मैंने उस चीज को यहां पर नहीं लिखवाया है। बात करते हैं 3 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है जाइलम में इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। दोस्तों देखिए, मैंने समझाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक दोस्तों फिगर बना दिया है। ये जो आप फिगर देख रहे हो यह है जाइलम ऊतक का, और ये जो आप फिगर देख रहे हो यह है फ्लोएम ऊतक का। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला यही क्या है? यही दोस्तों जल है। जल यानी कि खनिज लवण, जल में ही खनिज लवण घुले हुए हैं, और जल के माध्यम से ही जो खनिज लवण है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भाग में वितरित हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बताया जा रहा है वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। जो जाइलम ऊतक का बाहरी जो भाग होता है ये कहलाता है दोस्तों जाइलम तंतु, जो जाइलम ऊतक को सहारा प्रदान करता है, जाइलम ऊतक की सुरक्षा करता है, ठीक है। इसे आप लोग समझ कर रखना। और अंदर में जो आप ये देख रहे हो, ये वाला जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये दोस्तों आपका कहलाता है जाइलम वाहिनिकाएं। क्या कहलाता है भाई? तो जाइलम वाहिनिकाएं। और इन्हीं वाहिनिकाओं की सहायता से जो जल होते हैं, जो खनिज लवण है, वो दोस्तों पेड़ पौधों के सभी भागों तक वितरित हो पाते हैं। तो इसे आप लोग समझकर रखना। आगे बात करें अगर हम लोग 3 नंबर में, तो इसमें बताया जा रहा है इसमें पाई जाने वाली चालनी नालिकाएं पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होती है। चालनी नालिकाएं, तो चालनी नालिकाएं कौन है? तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें, देखिए इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? इन्हीं सबको बोलते हैं हम लोग चालनी नालिकाएं, ठीक है, चालनी नालिकाएं। अगर हम बात करें इस ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये तो फ्लोएम वाला है ना, चित्र है। तो ये जो आप गोल गोल देख रहे हो इसको दोस्तों कहा जाता है छिद्रपट, यानी कि ऐसा दोस्तों छिद्रपट देखने को मिलता है। और इन छिद्रपटों की सहायता से ही एक चालनी नालिकाओं के जो जीव द्रव्य होते हैं वो दूसरे नालिकाओं के जीव द्रव्य से संबंधित होते हैं। मतलब इसमें जो जीव द्रव्य होता है, यह जीव द्रव्य इसके जीव द्रव्य से संबंधित होता है। किसके माध्यम से? तो इसे छिद्रपट के माध्यम से, जो आप ये छिद्रपट देख रहे हैं ना, इसी के माध्यम से। बाकी जो आप ये देख रहे हो ये वाला, ये सब कहलाता है चालनी नालिकाएं। और चालनी नालिकाओं की सहायता से ही जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण पेड़ पौधों के सभी भागों में फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक, बात करते हैं 3 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है, 4 नंबर में,
जाइलम का कार्य जड़ों से प्रारंभ होता है, क्योंकि दोस्तों जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जड़ों को पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना। तो जो जल है वो मिलेगा कहां से जाइलम को, मान के चलते कोई कोरियर वाला है तो दोस्तों वो अपना सामान कहां से उठाएगा, जहां दोस्तों उसका सामान बनता होगा, जहां से सामान वो लेता होगा वहीं पर जाएगा उठाने के लिए। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जो जाइलम है वो क्या करेगा कि अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो सामान है वो वहीं से उठाएगा जहां पर उसका प्रोडक्ट रहता है। तो जाइलम का जो प्रोडक्ट है, जाइलम का जो सामान है वो कहां रहता है, तो वो रहता है पेड़ पौधों के जड़ों में, यानी पेड़ पौधों के जड़ों में ही मिट्टी द्वारा जल संचित कर लिया जाता है और पेड़ पौधों की जड़ों की सहायता से जो जाइलम है वो पेड़ पौधों के सभी भागों में जल को वितरित कर देता है, यानी कोरियर कर देता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इधर फ्लोएम वाला में। इसमें बताया जा रहा है फ्लोएम का कार्य पत्तियों से प्रारंभ होता है। तो अब देखिए फ्लोएम का जो कार्य है वो क्या है भैया, तो वो है भोजन को पहुंचाना। और भोजन बनता कहाँ है, तो भोजन बनता है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। तो भैया जब भोजन बनता है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में तो फ्लोएम कहीं और काहे खाती जाएगा, क्योंकि इसका काम है भोजन को पहुंचाना। आपको भोजन खाना है तो आपको जो भोजन वो कहाँ मिलेगा, लैट्रिन में, बाथरूम में नहीं ना, रसोई घर में। तो आप रसोई घर में ही जाओगे ना भोजन खाने के लिए, भोजन को करने के लिए। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जो फ्लोएम है वो अपना जो प्रोडक्ट है उसे उठाने के लिए यह जाएगा पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में और वहां से भोजन को उठाकर क्या करेगा कि पेड़ पौधों के सभी भागों में वितरित कर देगा, क्योंकि पेड़ पौधों के सभी भागों को ही भोजन की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भोजन वितरित होता है फ्लोएम ऊतक की सहायता से यह होता है दोस्तों सुक्रोज के रूप में। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो भोजन है वो पाचन क्रिया के फलस्वरूप वह उस अपने आप को परिवर्तित कर लेता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधों के जो भोजन होते हैं यह परिवर्तित हो जाते हैं सुक्रोज के रूप में। ठीक है, और यही जो सुक्रोज है यह पेड़ पौधों के सभी भागों में वितरित होता है, जिनसे पेड़ पौधों की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समझ कर रखना। बात करते हैं आगे 5 नंबर में। इसमें है जाइलम वाला में, इनकी कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों जो आप जाइलम तंतु देख रहे हैं ना, ये जो आप ऊपरी आवरण जो देख रहे हैं, जो जाइलम आप तंतु देख रहे हैं, यह दोस्तों क्या करता है कि जाइलम ऊतक को सुरक्षा प्रदान करता है। जो आप जड़ देख रहे हैं ना ऊपर वाला, जो आप ये जड़ देख रहे हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो ये ऊतक होते हैं, यह मृत ऊतक होते हैं, मृत ऊतक है। और ये क्या करते हैं कि सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब ये काफी कड़ा होते हैं, काफी दोस्तों ये मृदु होते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं इनकी कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका की जो सतह होती है, ऊपरी जो सतह होती है वो काफी मोटी एवं अस्थूलित। अस्थूलित का मतलब होता है कड़ा, काफी दोस्तों टाइट है। ठीक है, आप लोग किसी भी पेड़ पौधों की जड़ों को छूकर देखना, उनकी जो दोस्तों ऊपरी जो सतह होता है, पेड़ पौधों की जड़ों की जो सतह होता है ऊपर वाला, वो काफी कड़ा होता है, काफी सख्त होता है, मोटा होता है। ठीक ना, तो आप लोग समझ कर रखना। बात करें फ्लोएम में तो इसमें बताया जा रहा है इनकी कोशिका भित्ति छिद्रित एवं विभाजन युक्त होती है। तो दोस्तों जो विभाजन युक्त आप जो यहाँ पर देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है कि जो ये चाली नालिकाएं है ना, ये चाली नालिकाएं, ये चाली नालिकाएं और ये जो चाली नालिका है, ये विभाजन किससे हो रही है, ये विभाजन हो रही है छिद्रपट से। जो आप ये छिद्रपट देख रहे हो, ये वाला छिद्रपट, ये वाला छिद्रपट, ये वाला छिद्रपट, इन छिद्रपटों की सहायता से ये जो चाली नालिका है यह एक दूसरे से विभाजित हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिख सकते हो इनकी कोशिका भित्ति छिद्रित, मतलब इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे एवं विभाजन युक्त होती है। और इन छिद्रों के माध्यम से ही जो भोज्य पदार्थ होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो पाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझकर रखना। बात करें अगर हम लोग आगे जाइलम में, तो इसमें बताया जा रहा है इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, क्योंकि नीचे की ओर तो नहीं होगा। नीचे जो जल है उनको तो जल मिलिए जा रहा होगा, कहां से, तो मिट्टी से। ठीक है, तो जब नीचे तो भैया जल है तो फिर जो जल की आवश्यकता है वो किधर होगी, तो वो ऊपर की तरफ होगी। तो इसलिए जो जाइलम ऊतक है वो क्या करता है कि वह जलों का जो स्थानांतरण है वो नीचे से ऊपर की ओर करता है, क्योंकि पेड़ पौधों के ऊपरी भागों में ही जल की आवश्यकता होती है, नीचे भागों में बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें इधर फ्लोएम में, तो इसमें है इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। क्यों भैया, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होते हैं, वो केवल पेड़ पौधों के पत्तियों में ही निर्मित होते हैं, लेकिन जो भोजन की आवश्यकता होती है वो जड़ों को भी होती है, वो तनों को भी होती है, वो शाखाओं को भी होती है, और समस्त इसके कुल जितने सारे भाग होते हैं पेड़ पौधों के उन सभी को होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है फ्लोएम द्वारा वो होता होगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, मतलब नीचे भी
और साथ भी ऊपर भी, क्योंकि मान के चलते हैं और कोई पत्ती नीचे है तो कोई शाखा ऊपर भी है, तो इस शाखा को भी भोजन चाहिए, तो जो फ्लोएम है वो क्या करेगा कि ऊपर भी वो जाएगा भोजन पहुंचाने के लिए, और जो नीचे है तो नीचे जब जड़ है तो इसे भी भोजन की आवश्यकता है, तो जो फ्लोएम है वो नीचे भी जाएगा भोजन को पहुंचाने के लिए। जैसे कि मान के चलते हैं कि 3 ताला का घर है, ठीक है, और 3 ताला में से मान के चलते 2 ताला पर खाना बनता है, तो दोस्तों जो 2 ताला पर खाना बन रहा है तो 2 ताला पर कुल जितने सारे लोग हैं आपके घर के जो सदस्य उन्हें भी भोजन की आवश्यकता है, और साथ ही जो 1 ताला पर लोग रह रहे हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता है, और साथ ही जो 3 ताले पर लोग रह रहे हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता है। लेकिन भोजन केवल जो है वो कहां बन रहा है, तो 2 तले पर ही। तो दोस्तों जो भोजन का स्थानांतरण होगा वो दोनों तरफ होगा, यानी कि ऊपर भी होगा, 3 तले पर भी होगा और 1 तले पर भी होगा, और साथ ही जो 2 ताला है उसे तो मिल ही जाएगा आराम से, क्योंकि वहीं पर भोजन तो बन ही रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर जो भोजन की आवश्यकता है यह पेड़ पौधों के ऊपर और नीचे दोनों ही भागों में होगी, लेकिन जो जल की आवश्यकता है वह केवल पेड़ पौधों के ऊपरी भाग में ही होगी। ठीक है, आप लोग समझकर रखना है। आप लोगों को भी जल की जो आवश्यकता है वो केवल ऊपरी भागों में ही होती है, क्योंकि आप लोग जो जल है वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो भूमिगत से, यानी भूमि के द्वारा। भूमि में दोस्तों क्या करते हैं आप लोग, दोस्तों उसमें पाइप लगा देते हैं, और पाइप के माध्यम से जो जल है वो आपके संपूर्ण घर के भागों में दोस्तों वो वितरित हो जाता है। जैसे कि एक ताला हो गया, या बाथरूम हो गया, या सीढ़ी हो गया, या रसोई घर हो गया, या दोस्तों आपका पूजा पाठ वाला घर हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे आपके दोस्तों कमरे होते हैं आपके घरों में जहां पर जो कल होते हैं वो पाइप के माध्यम से वितरित हो जाते हैं, लेकिन नीचे से कहां, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, आगे है, इसमें समझिएगा इसकी गति एक दिशा है, किसकी, तो दोस्तों जाइलम की। एक दिशा मतलब ये केवल एक ही दिशा की ओर जाएगा, तो देख सकते हैं यह एक ही दिशा की ओर जा रहा है, एक ही दिशा की ओर जा रहा है, एक ही दिशा की ओर जा रहा है, केवल किधर, तो ऊपर की ओर, ठीक ना, मतलब ऊपर दिशा की ओर जा रहा है। अगर बात करें फ्लोएम में तो इसकी जो गति होती है वो होती है द्विदिशीय, क्योंकि यह ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि ऊपर भी है, फिर नीचे भी है, फिर नीचे है तो फिर ऊपर है, फिर नीचे है तो फिर यहाँ पर ऊपर है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, आगे है, इसमें ऊर्जा का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिनके ऊतक की कोशिकाएं ही मृत है उसे क्या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर हम ही लोग मर जाएंगे या कोई वस्तु अगर निर्जीव रहती है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो दोस्तों जो जाइलम ऊतक होते हैं इन्हें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर बात किया जाए यहीं पर फ्लोएम ऊतक का तो इसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि दोस्तों इनमें जो कोशिकाएं होती हैं यह दोस्तों जीवित होती हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य और केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझकर रखना। आप जानते होंगे कि जो भोजन होता है पेड़ पौधों में वो बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप में, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि भोजन का जो निर्माण होता है वो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है तो ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। तो यही जो ऊर्जा है वो दोस्तों कौन उपभोग करता है, तो वो उपभोग करता है फ्लोएम, और ये जो फ्लोएम है उसी ऊर्जा की सहायता से पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में भोजन को वितरित करता है। सारा चीज सारा कॉन्सेप्ट समझ कर रखना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक, कभी भूल नहीं सकते हैं। आगे है इसमें 9 नंबर में देख सकते हैं जाइलम मुख्य रूप से संवहनी बंडलों के केंद्र में स्थित होते हैं। संवहनी बंडल किसे कहते हैं, संवहनी बंडल भाई, संवहनी बंडल उसे कहा जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही उपस्थित रहते हैं। जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं उन्हें को ही संवहन ऊतक कहा जाता है। तो जो संवहन ऊतक है वो दोनों ही है, जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, और ये दोनों ऊतक जिस बंडल में उपस्थित रहते हैं उस बंडल को संवहनी बंडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों संवहनी बंडल में जो जाइलम होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से केंद्र में, मतलब ये दोस्तों बीचों बीच होते हैं, मतलब ये बीचों में ही होते हैं, बीच में ये बीच में होते हैं, ठीक ना। और जो फ्लोएम होते हैं वो मुख्य रूप से संवहनी बंडलों की परिधि की ओर स्थानीयकृत होते हैं। स्थानीयकृत मतलब स्थित रहते हैं ना। परिधि कहाँ होगा, देखिए गोल है ना, ये गोल है, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हो ना किनारे किनारे, यही वाला किनारे किनारे, इसी को बोलते हैं परिधि, इसी को। तो हेने होगा भाई फ्लोएम, अब बीचवा में हेने जो बीच आप देख रहे हो इधर होगा जाइलम। ठीक है, ये पूरा जो आप बंडल देख रहे हो ये कहलाएगा संवहनी बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम इन दोनों प्रकार के ऊतकों का समावेश होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। 10 नंबर में बताया जा रहा है इसमें पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है। दोस्तों जिस प्रकार से आपके छतों तक पानी का स्थानांतरण
मोटर की सहायता से होता है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में जलों का जो स्थानांतरण है वो जाइलम ऊतक द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ही जो जाइलम ऊतक होते हैं यह पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक जल पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों आप ये जानते होंगे कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को ही सांस लेने की आवश्यकता होती है, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। तो इनके संपूर्ण भागों में गैसों के आदान प्रदान होने से ही जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो दोस्तों होती रहती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने के कारण ही जो जल का स्थानांतरण है वो जड़ों से पेड़ के संपूर्ण भागों में हो पाता है। यदि दोस्तों पेड़ पौधे मिट्टी से 100% जल संचित करते हैं, कितना परसेंट याद रखिएगा, यदि पेड़ पौधे मिट्टी से 100% जल संचित करते हैं तो 100% में से 10% जल का ही यूज पेड़ पौधों में दोस्तों होता है, यानी पेड़ पौधों के आवश्यक कार्यों के लिए केवल 10% जल का ही यूज होता है। बाकी का जो शेष 90% जल है यह दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी इसका कोई भी दोस्तों यूज पेड़ पौधों के आंतरिक भागों में नहीं हो पाता, ठीक है। और इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जलों का जो स्थानांतरण है वो पेड़ पौधों के सभी भागों में होता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर फ्लोएम में, तो इसमें बताया जा रहा है इसमें पदार्थों का स्थानांतरण प्रसारण दाब के कारण होता है, क्योंकि प्रसारण दाब के कारण दोस्तों जो भोजन का स्थानांतरण है वो करना काफी आसान हो जाता है, जिससे कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को भोजन की जो प्राप्ति है वो हो जाती है। ये सारा चीज आप लोगों को कक्षा 10th में पढ़ने को मिला होगा। आप लोगों ने ये जाना होगा कि आखिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जो जाइलम है वो जलों का स्थानांतरण किस तरीके से करता है, और जो फ्लोएम है वो प्रसारण दाब द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस तरीके से करता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से जाइलम और फ्लोएम वाले जो ऊतक है इनके बीच के अंतर को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।